क्या इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में सीज़फायर का मतलब सच में शांति होता है? क्यों हर जंग के बाद फिलिस्तीन की ज़मीन और छोटी होती जाती है? जिसे हम युद्ध विराम कहते हैं, वहीं हर बार एक नई वजह बन जाती है बगावत की, यानी एक और जंग। क्या आपको पता है, पिछले 75 सालों में 5 से 6 मरतबा सीज़फायर हो चुकी है? और उसका नतीजा क्या निकला? और वो कौन सी छिपी हुई वजहें हैं जो हर बार शांति की उम्मीद को एक नए धोखे में बदल देती हैं? वेलकम टू ग्लोबल एक्सपांस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो अखबार की सुर्खियों से कहीं ज्यादा गहरा है। साल था 1948। दुनिया एक नए दौर में कदम रख रही थी और इसी दौर में इजराइल देश बना। लेकिन जानते हैं, एक देश का जन्म दूसरे लाखों लोगों के लिए तबाही बन गया। फिलिस्तीनी इसे नकबा कहते हैं, यानी द कैटास्ट्रोफी। रातों रात 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी अपने ही घरों से, अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए। वो शरणार्थी बन गए। इसके बाद एक जंग हुई और फिर हुआ एक सीज़फायर, जिसे 1949 का आर्मिस्टिस एग्रीमेंट कहा जाता है। अब कागज पर तो ये जंग का अंत था। दुनिया को लगा कि चलो शांति हो गई, लेकिन असल में ये सीज़फायर फिलिस्तीनियों के लिए एक जाल था। समझिए, इसका सीधा कारण तो जंग को रोकना था, लेकिन इसका छिपा हुआ मकसद कुछ और ही था। इजराइल के लिए ये सीज़फायर अपनी जीती हुई जमीन पर कब्जे को पक्का करने का एक कानूनी तरीका था। जो सरहदें जंग से बनी थीं, इस सीज़फायर ने उन पर मुहर लगा दी। इसका असर क्या हुआ? जो 7 लाख फिलिस्तीनी बेघर हुए थे, उनकी वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। इजराइल ने फौरन एक कानून पास किया, एब्सेंटीज प्रॉपर्टी लॉ। जो लोग मौजूद नहीं हैं, उनकी संपत्ति, मतलब जिन फिलिस्तीनियों को भगाया गया, उन्हीं को एब्सेंटी बताकर उनकी जमीनें, उनके घर, उनके बाग, सब कुछ जब्त कर लिया गया। ये वो पॉलिसी थी जिसने फिलिस्तीनियों को उनकी जड़ों से हमेशा के लिए काट दिया। तो इजराइल को क्या मिला? उन्हें मिला 78% ऐतिहासिक फिलिस्तीन। उन्हें मिली एक कानूनी मान्यता। और फिलिस्तीनियों ने क्या खोया? उन्होंने अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपना भविष्य सब कुछ खो दिया। यकीन मानो, ये कोई शांति नहीं थी, ये तो बस एक बड़ी तबाही पर डाला गया एक पर्दा था। और फिर जानते हैं क्या हुआ? लगभग 20 साल की खामोशी रही। लेकिन ये वो खामोशी थी जिसके नीचे लावा खौल रहा था। फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंपों में अपनी वापसी का सपना देख रहे थे और इजराइल अपनी ताकत बढ़ा रहा था। फिर आया 1967 और हुई 6 डे वॉर। सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, ईस्ट जेरूसलम सब पर कब्जा कर लिया। जो थोड़ा बहुत फिलिस्तीन बचा था, अब वो भी इजरायली मिलिट्री ऑक्यूपेशन के नीचे आ गया। इसके बाद फिर से दुनिया ने दखल दिया और एक सीज़फायर हुआ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 242 पास हुआ। कागज पर लिखा था कि इजराइल को कब्जाई हुई जमीनें छोड़नी होंगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, इस सीज़फायर का छिपा हुआ मकसद सिर्फ जंग को रोकना नहीं था, बल्कि इजराइल को अपनी नई जीती हुई जमीन पर पकड़ मजबूत करने का वक्त देना था। ये एक तरह से फ्रीज बटन दबाने जैसा था, जहां इजराइल सबसे ताकतवर पोजीशन में था। इसका असर ये हुआ कि लाखों और फिलिस्तीनी अब सीधे तौर पर मिलिट्री राज के अंदर आ गए। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसने आज तक फिलिस्तीन को बर्बाद कर रखा है, सेटलमेंट्स यानी अवैध बस्तियां। जैसे ही जंग रुकी, इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा में अपने नागरिकों को बसाना शुरू कर दिया। ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था, लेकिन सीज़फायर की शांति में ये काम बड़ी खामोशी और तेजी से किया गया। तो इजराइल को क्या मिला? उसे पूरा ऐतिहासिक फिलिस्तीन अपने कंट्रोल में मिल गया। और फिलिस्तीनियों ने क्या खोया? उन्होंने अपनी बची खुची जमीन भी कब्जे में खो दी और अपनी आंखों के सामने अपनी जमीन पर दूसरों को बसते हुए देखने पर मजबूर हो गए। इसके बाद सालों तक ये कब्जा और गहरा होता गया। फिर 1987 में फिलिस्तीनियों के सब्र का बांध टूट गया। शुरू हुई फर्स्ट इंतिफाड़ा, पत्थरों की क्रांति। बच्चे, बूढ़े, जवान सब सड़कों पर थे। उनके हाथों में पत्थर थे और सामने थीं इजरायली सेना की बंदूकें। ये तस्वीरें दुनिया भर में फैल गईं। अचानक इजराइल की इमेज एक मजलूम देश से एक जालिम काबिज की बन गई। ये एक पीआर नाइटमेयर था। इसी दबाव में शांति की बातचीत शुरू हुई और नतीजा निकला ऑस्लो अकॉर्ड्स 1993। एक और सीज़फायर। दुनिया ने जश्न मनाया, लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच में ये सीज़फायर फिलिस्तीनियों के लिए सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। इसका छिपा हुआ मकसद इंतिफाड़ा को खत्म करना और इजराइल की इमेज को सुधारना था। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिसी लागू की जा रही थी। ऑस्लो अकॉर्ड्स ने वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांट दिया, एरिया ए, बी और सी। एरिया सी, जो वेस्ट बैंक का 60% हिस्सा था, पूरा का पूरा इजराइल के कंट्रोल में दे दिया गया। अगर आप समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा धोखा था, तो कमेंट में बताइए। शांति की बातचीत चल रही थी और उसी दौरान एरिया सी में सेटलमेंट्स बनाने की रफ्तार दोगुनी हो गई। तो इजराइल को मिला फिलिस्तीनी आबादी को कंट्रोल करने के लिए एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और साथ ही वेस्ट बैंक की 60% जमीन पर कब्जा करने का कानूनी हक।
और फिलिस्तीनियों को मिली एक नाम की सरकार, जबकि उनकी जमीन उनके हाथों से फिसलती रही। ये शांति भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। फिर साल 2000 में जब फिलिस्तीनियों को एहसास हुआ कि शांति प्रक्रिया एक धोखा है, तो सेकेंड इंतिफाड़ा शुरू हो गई। ये पहले से कहीं ज्यादा खूनी थी। धमाके, हमले और मौतें। हालात बेकाबू हो गए। तब फिर से दुनिया ने दबाव डाला और 2005 में एक और सीज़फायर हुआ। लेकिन इस बार इजराइल ने इस सीज़फायर का इस्तेमाल एक और बड़ी पॉलिसी को लागू करने के लिए किया, सेपरेशन वॉल, यानी ऊंची ऊंची दीवारें बनाना। दुनिया को बताया गया कि ये दीवार सुरक्षा के लिए है, लेकिन असल में ये दीवार फिलिस्तीन की जमीन के अंदर कई किलोमीटर तक बनाई गई। इसने फिलिस्तीनी गांवों को 2 हिस्सों में बांट दिया, किसानों को उनके खेतों से अलग कर दिया और हजारों एकड़ जमीन चुपचाप इजराइल की तरफ कर ली। समझिए, ये सीज़फायर दीवार बनाने का एक कवर था। इजराइल को मिली अपनी शर्तों पर सुरक्षा और ज्यादा जमीन, और फिलिस्तीनियों को मिली खुली जेल, जहां उनकी जिंदगी चेकपॉइंट्स और दीवारों के बीच कैद होकर रह गई। दीवारों ने वेस्ट बैंक को तो बांट दिया, लेकिन गाजा का क्या? खैर, गाजा के लिए प्लान और भी भयानक था। 2007 में गाजा पर एक नाकाबंदी लगा दी गई, जिसे हम गाजा ब्लॉकेड कहते हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाने लगा। 20 लाख से ज्यादा लोगों को एक छोटी सी जगह में बंद कर दिया गया। ना कोई बाहर जा सकता, ना कोई अंदर आ सकता। दवा, खाना, पानी, हर चीज पर इजराइल का कंट्रोल था। इसके बाद हमने एक नया और डरावना पैटर्न देखा। हर 2-3 साल में गाजा पर एक बड़ा हमला होता। 2008, 2012, 2014, 2021। हर बार हजारों लोग मारे जाते, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक और बच्चे होते। शहर मलबे में बदल जाता। फिर दुनिया शोर मचाती और एक सीज़फायर हो जाता। लेकिन ये कैसा सीज़फायर था? क्या इससे नाकाबंदी हटी? क्या फिलिस्तीनियों को कोई आज़ादी मिली? असल में इन सीज़फायरों का छिपा हुआ मकसद सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव को शांत करना और इजराइल को फिर से तैयारी करने का मौका देना होता था। इसे कुछ एक्सपर्ट्स मोइंग द लॉन पॉलिसी कहते हैं, यानी हर कुछ साल में गाजा की ताकत को खत्म कर दो और फिर सीज़फायर करके मामला शांत कर दो। ये शांति नहीं थी, ये बस अगले हमले की तैयारी का एक ब्रेक था। और फिर आया 2023। दशकों का ये जुल्म, ये नाकाबंदी, ये बार बार के हमले और शांति का हर रास्ता बंद हो जाने का नतीजा एक भयानक विस्फोट के रूप में सामने आया। जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब 8 अक्टूबर 2025 को दुनिया ने एक बार फिर उम्मीद की एक किरण देखी। इजराइल और हमास के बीच एक सीज़फायर के पहले चरण पर सिग्नेचर हुए हैं। आंकड़े साफ हैं। 48 बंधकों की रिहाई के बदले में 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया जाएगा। इजरायली सेना कब्जाई इलाकों से पीछे हटेगी। ये सब देखकर एक पल को लगता है कि शायद इस बार कुछ अलग है, लेकिन हमारा काम सिर्फ सुर्खियां दिखाना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे पैटर्न को समझना है। 75 साल का इतिहास हमें एक कड़वा सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या ये सीज़फायर असली शांति की ओर पहला कदम है, या ये भी उसी चक्र की एक और कड़ी है? क्या ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम करने का एक तरीका है? इस सीज़फायर के पर्दे के पीछे कौन सी नई पॉलिसीज की जमीन तैयार की जा रही है? क्या गजा की नाकाबंदी हमेशा के लिए खत्म होगी? क्या वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स रुकेंगे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब ही इस सीज़फायर का असली मतलब तय करेगा। और इन सब जंगों, इन सब सीज़फायरों के बीच एक चीज़ है जो कभी नहीं रुकी: वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों का बनना। जब दुनिया का ध्यान गाजा पर होता है, तब भी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की ज़मीनें छीनी जा रही होती हैं, उनके घर तोड़े जा रहे होते हैं। तो देखिए, ये है वो छिपा हुआ चक्र। हर सीज़फायर एक नया धोखा बनता आया है। 1949 के सीज़फायर ने जमीन पर कब्जे को कानूनी जामा पहनाया। 1967 के सीज़फायर ने मिलिट्री कब्जे को मजबूत किया। ओस्लो के सीज़फायर ने बस्तियों को बढ़ाने का रास्ता खोला। और गाजा के सीज़फायरों ने नाकाबंदी को हमेशा के लिए बनाए रखा। ये शांति के नाम पर सिर्फ वक्त हासिल करने और अपने मकसदों को पूरा करने का एक तरीका रहा है। आपका इस पे क्या राय है? कमेंट में लिखें। ये एक ऐसा सच है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इस छिपे हुए चक्र को नहीं समझेंगे, तब तक हम असली शांति की उम्मीद भी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू ग्लोबल एक्सपैंड।